हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो लास्ट क्लास की अगर हम बात करते हैं तो लास्ट क्लास में हमने सॉइल कॉलॉइड्स स्टार्ट कर दिए थे और उससे रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप लोग डिस्कस कर सकते हो। क्लास स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी मिस्टेक जो कल की क्लास में हमसे हो गई थी उसको ठीक करेंगे। कल की क्लास में मैंने आपको कुछ डायामीटर के लिए जो यूनिट्स बताई थी उनमें एक यूनिट मैंने आपको गलत बताई थी, जिसमें आपको मैंने माइक्रोन के कन्वर्जन वाली थी उसमें जो आपकी टू माइक्रोन है उसको मैंने सेंटीमीटर टू माइक्रोन या ऐसा कुछ कर दिया था, तो उसको मैं एकदम क्लियर कर देता हूँ। कल की क्लास में हमने डिस्कस किया था, तो वहां ध्यान रखना कि अगर आपको एक तो माइक्रोन में आपको ये पूछ ले कि नैनोमीटर कितना होता है, 1 माइक्रोन के अंदर मान लीजिए पूछ लेता है कि 1 माइक्रोन के अंदर आपको सिंपल नैनोमीटर पूछ ले, या फिर आपको पूछ ले कि भैया सिंपल आपको में पूछता है, तो दोनों के अंदर आप लोगों को डिफरेंस पता होना चाहिए। मैंने कल की क्लास में कहा था कि जो आपका 1 होता है, इस 1 के अंदर कितना 1000 माइक्रोन होता है, ठीक है। यानी आप 1 कह दीजिए या 1000 माइक्रोन कह दीजिए, दोनों का मतलब सेम है। लेकिन अब हम मैं कह रहा हूं कि 1 माइक्रोन के अंदर अगर आपको ये पूछा जाए कि बताइए 1 माइक्रोन के अंदर कितने नैनोमीटर होते हैं, तो याद रखना 1000 नैनोमीटर होते हैं। क्लियर है, जिसको आप 10 की पावर 3 नैनोमीटर भी कह सकते हो। और अब आपको ये पूछूं कि 1 के अंदर आप बताइए, तो इसका मतलब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। 1 के अंदर 1000 माइक्रोन है और 1 माइक्रोन के अंदर 1000 नैनोमीटर है। इसका मतलब 1000 और 1000 जो है इन दोनों को आप क्या कीजिए, मल्टीप्लाई, यानी आप सीधे सीधे कह सकते हो 10 की पावर 6 नैनोमीटर होता है। किसके अंदर होता है? 1 के अंदर 10 की पावर 6 नैनोमीटर होता है। इसी तरीके से मान लीजिए आपको ये पूछ ले कि 1 के अंदर बता दीजिए आप 10 की पावर, आपको एंगस्ट्रॉन्ग में बात करें तो कितना आ जाएगी, 10 की पावर कितना हो जाएगा, 7 एंगस्ट्रॉन्ग हो जाएगा। बाकी सारी चीजें ओके है। कल की क्लास में शायद एक डेटा डेटा जो है वो मिसमैच हुआ था, और वो आई थिंक मुझे जहां तक याद आ रहा है वो आपको ये वाला जो डेटा था उसमें कुछ दिक्कत थी। यहाँ आई थिंक मैंने 10 की पावर 4 कर दिया था। क्या कर दिया था? 10 की पावर 4 कर दिया था, तो इसको आप लोग करेक्ट कर लीजिए। एक्चुअल में जो 10 की पावर 4 लिखवाने वाला था वो किससे रिलेटेड था वो भी मैं समझा देता हूं आपको। वो था आपका सिंपल, अगर अपन बात करते हैं तो 1 जो माइक्रोन होता है, 1 माइक्रोन की अगर अपन बात करते हैं तो इसके अंदर 10 की पावर 4 एंगस्ट्रॉन्ग होता है। बस ये वाली चीज आप लोगों को थोड़ी सी चेंज करनी थी। यानी देखो 1 हमने एकदम क्लियर कर लिया कि 1 के अंदर यहाँ कितना होता है, 1000 माइक्रोन होता है। पहली चीज हमको 1000 मिल गया। दूसरा हम कह रहे हैं कि 1 माइक्रोन के अंदर 10 की पावर 4 एंगस्ट्रॉन्ग होता है। तो देखिए 4 पावर ये रही, 3 पावर ये रही, 4 और 3 कितने हो गए, 7। तो वही बात वापस लिख रहा हूं कि 1 इज इक्वल टू 10 की पावर 7 एंगस्ट्रॉन्ग। वही बात जो हमने कल स्टडी की थी उसी बात को मैं वापस से रिपीट कर रहा हूं। अब कई बार क्या होता है, कोलोइड की जो साइज है, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि भैया जो कोलोइड की जो साइज होती है वो कितनी होती है। और मैंने स्टूडेंटों को बहुत कंफ्यूज होते हुए देखा है। बोले सर कंफ्यूजन से क्या मतलब आपका? तो कई बार तो बच्चों को ये याद कर लेते हैं कि सर 0.001 जो है वो क्या होती है, कोलोइड की साइज होती है। लेकिन बहुत बार क्या होता है, एग्जाम में ये ऑप्शन में नहीं होता है और इसकी जगह ऑप्शन में आ जाता है 1 माइक्रोन। बोलते हैं सर 1 को ठीक माने या 0.001 को माने, इतनी सारी बातें क्यों पढ़ाई गई है उसका कारण समझा रहा हूं। और तीसरा, कई बार क्या होता है, 0.0012 1000 नैनोमीटर आ जाता है। बोले सर इनमें से सही कौन सी माननी है? आप एक बार कहते हो 0.001 से 0.001 माने, दूसरा क्या हम 1 माइक्रोन मान ले, या तीसरा हम इसको 1000 नैनोमीटर मान ले। बेटा ये तीनों का मतलब सेम है, इन तीनों का कोई डिफरेंस नहीं है। इसको आप ऐसे समझिए कि मैं आपको कहूं कि भैया 100 सेंटीमीटर है, या मैं कहूं 1 मीटर है, या फिर मैं आपको कह दूं कि 1000 है, और बताऊं कि बताइए इन तीनों की, आपको मैं सिंपल ये कहूं कि 1 मीटर के अंदर कौन सी, तो आपको क्लियर पता है कि 1 मीटर ही का मतलब ही 100 सेंटीमीटर होता है, और 1 मीटर के अंदर कितने होते हैं, 1000 होते हैं। तो बात उस इसी तरीके से घुमा फिरा के पूछी जाती है। एक्चुअल में ये सारी वैल्यूज पढ़ाने का एक ही कारण है
कि हो सकता है आपको एग्जाम में में सवाल पूछ ले, हो सकता है आपका सवाल माइक्रोन में हो, या हो सकता है आपका सवाल नैनोमीटर में हो। ज्यादातर अगर मैंने एग्जामों में, जैसे मैं आज 10 साल से एग्जाम देते आ रहा हूं, तो मैंने जो नोटिस किया है ज्यादातर एग्जाम में जो सवाल आता है वो किस में आता है, माइक्रोन में आता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन पीछे की यूनिट देखना, नैनोमीटर में अगर आपसे पूछता है कि बताइए डायमीटर कितना होता है, तो 1000 नैनोमीटर करके आपको इसमें याद रखना है, इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। बाकी रही बात यूनिट्स की, तो मैंने सारी चीजें क्लियर कर दी थी आपको। कल की क्लास में मैंने लिखवा दिया था कि 1 मीटर का मतलब होता है 10 की पावर 10 एंगस्ट्रॉम होता है। और याद रखना, एंगस्ट्रॉम से जस्ट छोटी यूनिट होती है नैनोमीटर। नैनोमीटर और एंगस्ट्रॉम में ज्यादा फर्क नहीं रहता है, क्योंकि 1 मीटर के अंदर आपको याद हो तो 10 की पावर 9 एंगस्ट्रॉम मैंने कल की क्लास में लिखवा दिया था, जिसमें आपको कंफ्यूजन नहीं है। और यहाँ सेंटीमीटर अगर ले लो आप मीटर की जगह, तो ये हो जाएगा आपका 10 की पावर 7 एंगस, सॉरी आपका यहाँ नैनोमीटर की है, ये किसकी है, ये नैनोमीटर की है, और ये भी नैनोमीटर की है। तो ये सारी बातें आपको नहीं याद होती है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको 3 चीजें समझने की तो बिल्कुल जरूरत है। पहली कि 1 माइक्रोन का मतलब होता है 1000 नैनोमीटर, और याद रखना 1 mm के अंदर कितने माइक्रोन होते हैं, ये दोनों बात आपको क्लियरली समझ में आ जानी चाहिए। इसी से आपकी ये तीनों यूनिट्स का कन्वर्जन किया हुआ है। ये बात हमने कल की क्लास में स्टडी कर ली थी, जिसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर फिर भी आपको किसी तरीके का कोई डाउट है तो हम इस बात को बिल्कुल डिस्कस कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। चलो यहाँ तक हो गया है, तो हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट चीज आप लोगों के लिए, क्या आप लोगों को वॉइस प्रॉपर आ रही है, वॉइस में कोई इशू नहीं है, ठीक है, डन। आगे की तरफ चलते हैं। चलो देखो, इसके बाद हम बात करते हैं कि कल की क्लास में हमने सॉइल कॉलॉइड की डेफिनेशन स्टडी कर ली थी कि सॉइल कॉलॉइड का मतलब होता है सॉइल पार्टिकल हैविंग द डायमीटर या साइज इज 1 माइक्रोन और लेस देन 0.001 mm एंड हैविंग द कॉलॉइडल प्रॉपर्टी, उसको हम बोलते हैं सॉइल कॉलॉइड। ये चीज हमने स्टडी कर ली थी, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, हिंदी में आराम से समझ लो कि कोई भी पार्टिकल जिसका डायामीटर 1 माइक्रोन से छोटा है भाई साहब, या फिर 0.001 mm से छोटा है, ठीक है, या फिर हो जाएगा 1000 नैनोमीटर जो होता है इससे छोटा है, और अगर उसमें कोलॉइडल प्रॉपर्टीज है तो उसको कोलॉइड कहेंगे। ये बात हो गई खत्म। लेकिन इसके बाद मैंने चर्चा की थी कि सॉइल कोलॉइडल प्रॉपर्टीज से भी सवाल आता है, और एक बार नहीं बार बार एग्जाम में पूछा हुआ है, वहां से क्या आता है। तो कल की क्लास में मैंने सॉइल प्रॉपर्टीज को आपको समझाने की कोशिश की थी, आज उनको हम थ्योरेटिकली लिख भी लेते हैं, क्योंकि लिखा हुआ समझाया हुआ थोड़े टाइम के लिए याद रहता है। अगर लॉन्ग टर्म तक हमें तैयारी करनी है तो फिर हमें 100% क्या करना पड़ेगा, उस बात को हमें लिखना पड़ेगा, ताकि हम नोट से रिवीजन भी करें। तो हमारी सिंपल बात आ जाती है, सॉइल कोलॉइडल प्रॉपर्टीज, सॉइल कोलॉइडल जो प्रॉपर्टीज होती है उनकी चर्चा करते हैं, जिनमें नंबर 1 पर जो प्रॉपर्टी आई थी वो हमने पढ़ा था एडजॉर्प्शन। नंबर 1 पे हमने चर्चा की थी एडजॉर्प्शन, और मैंने कहा था एडजॉर्प्शन होता है ऑन द सरफेस, सरफेस के ऊपर अगर कोई चीज आके चिपक रही है तो उसको बोल देंगे हम एडजॉर्प्शन। और विथ इन सरफेस आ रहा है, सतह के अंदर की तरफ किसी चीज का अकुमुलेशन हो रहा है, संचयन हो रहा था, उसको हम बोल देंगे आपका एब्जॉर्प्शन। दोनों का डिफरेंस भी मैंने प्लांट का नाम लेके कल समझाने की कोशिश की थी, फिर भी अगर डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो क्लास में, ठीक है। अब हम एडजॉर्प्शन की बात करते हैं। तो एडजॉर्प्शन का मतलब होता है एडिशन, एडिशन ऑफ आयंस, atoms and molecules from air and liquid on colloid surface। देखो फिर समझा देता हूं, ये आपका कोलोइडल पार्टिकल है, यानी क्ले का पार्टिकल समझ लीजिए। और इस क्ले के सरफेस पे मैंने कहा है ऑन द कोलोइड सरफेस, यानी कोलोइड की सरफेस के ऊपर। एडिशन का मतलब होता है चिपकना, आके उसकी सतह के ऊपर चिपक जाना। यानी किसी भी आयन का, जैसे आयन का मतलब हो सकता है कैल्शियम प्लस प्लस हो गया, या जैसे मान लीजिए सोडियम प्लस हो गया, ये सारे क्या है, आयन है जिनपे चार्ज होता है, उसको बोलते हैं आयन।
उसका एटम हो सकता है या कोई मॉलिक्यूल हो सकता है। जैसे हम बात करें NH4 की बात करें, नो डाउट ये आयन है पर ये अमोनिया का एक मॉलिक्यूल है, समझ में आ गई। तो इस तरह की चीजें अगर आकर चिपकती है कहां पर, ये हो सकती है एयर से आ रही हो या किसी लिक्विड से। जैसे मान लीजिए कोई सॉल्यूशन है उसमें आपने कोलॉइड डाला, तो कोलॉइड सॉल्यूशन से क्या होता है, एड्जॉर्ब कर लेगा। किसको एड्जॉर्ब कर लेगा, जो लिक्विड है या जो सॉल्यूशन है उसमें जो भी आयंस एटम मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको अपनी सरफेस पे एड्जॉर्प्शन करता है, उसकी हम बात कर रहे हैं। ये एड्जॉर्प्शन वाली जो टेक्निक है बेटा, इसका यूज भी बहुत किया जाता है, अभी समझाऊंगा। जैसे आप लोगों ने आजकल एक टेक्निक सुनी होगी कि जो गाड़ियां होती है उनके साइलेंसर से जो कार्बन का इमिशन होता है, यानी कि जो व्हीकल्स होते हैं उनमें पेट्रोल या डीजल बर्न होने पर जो कार्बन का इमिशन होता है, उसके लिए क्या होता है कि उनके साइलेंसर के अंदर ऐसे कुछ डिवाइसेस लगा दी जाती है जो कार्बन इमिशन होकर आ रहा होता है उसको अपने ऊपर चिपका लेती है, और एटमॉस्फेयर के अंदर वो कार्बन रिलीज नहीं होता है। इस तरीके की टेक्निक यूज की जा रही है। बोले सर इससे क्या हुआ, इससे हुआ ये कि वो जो भी डिवाइस उसके अंदर फिट किया जाता है वो क्या करता है, अपनी सरफेस के ऊपर एड्जॉर्प्शन कर लेता है उस कार्बन का, यानी कि सरफेस के ऊपर कार्बन के जो एटम्स है वो चिपक जाते हैं आकर। तो वो भी एक क्या है, एड्जॉर्प्शन का ही एग्जांपल है। या फिर आप लोगों ने गैस क्रोमेटोग्राफी नाम सुना होगा, कि जैसे फॉर एग्जांपल आपको जो मतलब एक टेक्निक है जिसे जनरली आप गैस को सेपरेट करने के लिए यूज करते हो, तो गैस क्रोमेटोग्राफी में भी एड्जॉर्प्शन के ऊपर डिपेंड करती है। आगे चल के हम एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म भी पढ़ेंगे, क्योंकि एड्जॉर्प्शन एक इतना इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है कि सॉइल साइंस के अंदर या फिर यूं कहें एग्रीकल्चर या फिर अपन बात करें सॉइल केमिस्ट्री के अंदर, एड्जॉर्प्शन के बिना देखो ना आपके कैटाइंस का एड्जॉर्प्शन होगा तो इसका मतलब क्रॉप प्रोडक्शन हो ही नहीं सकता। आपका आयन एक्सचेंज एड्जॉर्प्शन के बिना हो ही नहीं सकता। यानी कि सिंपल शब्दों में कहूं तो एड्जॉर्प्शन एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉलोइडल प्रॉपर्टी है, ध्यान रखना, जो क्रॉप प्रोडक्शन या फिर यूं कहें एग्रीकल्चर को, अगर हम चाहते हैं कि एग्रीकल्चर वास्तव में फ्लोरिश करे तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है, ध्यान रखना कॉलोइड्स का, वो क्या है, एड्जॉर्प्शन। इसी से सारी चीजें आगे की तरफ रन करती है। तो पहले तो एड्जॉर्प्शन होता क्या है ये समझ में आ गया, और इसको डायग्राम से समझना चाहो तो इस तरह से समझ सकते हो कि ये तो आपका कॉलोइडल पार्टिकल है, और इस कॉलोइडल पार्टिकल की सरफेस के ऊपर जैसे मान लीजिए ये आपका आयन आके चिपक गया है। जैसे मान लीजिए ये कैल्शियम का आयन है। जैसे दूसरा अपन बात करते हैं, ये अमोनियम आके बैठ गया, अमोनियम आयन आके चिपक गया, तो इसको बोलते हैं हम लोग एड्जॉर्प्शन। और याद रखना एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है विथ इन द सरफेस। जैसे पानी में आपने सिंपल कहे तो जैसे कॉटन आपने डाली तो कॉटन के अंदर क्या चला गया, पानी चला जाता, कॉटन जो होता है उसकी बात कर रहा हूं। अब देखो एड्जॉर्प्शन जो होता है इससे दो तीन सवाल आते हैं। पहला सवाल क्या बनता है इससे, ये यूं कहूं इंपॉर्टेंट सवाल, जो ये तो सबको पता होता है एड्जॉर्प्शन होता क्या है, पर एक्चुअल में एग्जाम में ये इस तरह के सवाल तो आते नहीं है कि आपको पूछ ले कि एड्जॉर्प्शन क्या होता है, एड्जॉर्प्शन की डेफिनेशन देके आपको पूछ ले कि भैया बताइए इसको क्या कहते हैं। सीधा सीधा द एडिशन ऑफ आयंस एटम्स मॉलिक्यूल्स फ्रॉम एयर टू लिक्विड ऑन कोलॉइडल सरफेस इज कॉल्ड एड्जॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन, इस तरह की चीजें नहीं आती है, ध्यान रखना। तो फिर किस तरह की चीजें आती है, चीजें इस तरह से आती है कि एड्जॉर्प्शन से रिलेटेड सवाल को कोरिलेट करके पूछता है। जैसे पहला कि किसी भी आयन का इस कॉलॉइड की सरफेस पे ये कैल्शियम चिपक रहा है, ये अमोनियम आयन चिपक रहा है, या फिर जैसे मान लो ये सोडियम आयन चिपक रहा है, तो इनमें से सबसे ज्यादा स्ट्रोंगली कौन सा चिपका हुआ है। जैसे हमें इनको हटाना है तो सबसे पहले कौन हट जाएगा, सबसे लास्ट में कौन हटेगा इसकी सरफेस से। जैसे मान लीजिए आपने किसी का हाथ पकड़ा, तो जब आप उसका हाथ पकड़ते हो और आप दोनों छुड़ाने की कोशिश करते हो उसके हाथ का, वो आपका आपसे हाथ छुड़ाने की कोशिश करता है, तो उसमें आप पाओगे कि अगर आपने हल्के से पकड़ा है तो इजीली छूट जाएगा, और बहुत स्ट्रांगली अगर आपने पकड़ रखा है तो छुड़ाने में क्या आएगा, जोर। तो उसी तरीके से जो आयंस आपको दिखाई दे रहे हैं, ये जब कोलॉइड की सरफेस पे चिपकते हैं तो इनकी जो चिपकने की जो स्ट्रेंथ होती है, हम उसकी चर्चा कर रहे हैं कि सबसे ज्यादा स्ट्रांगली कौन सा चिपकता है और सबसे वीकली कौन सा चिपकता है। इस बारे में भी कल मैंने चर्चा की थी, लेकिन आज फिर से डिटेल से चर्चा कर लेते हैं। तो मैं कहूंगा कि जो एड्जॉर्प्शन ऑफ आयंस होता है वो डिपेंड करता है, ध्यान रखना, किसके ऊपर, आयंस के टाइप के ऊपर डिपेंड करता है, या फिर अपन बात करें तो उनके ऊपर जो चार्ज होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। यानी एड्जॉर्प्शन ऑफ आयंस इन सॉइल डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ आयन। यानी कि आयन का जो टाइप होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। बोले सर आयन के टाइप से आप क्या कहना चाहते हो। जैसे हम बात करें तो एक तो आयन होता है जिसको हम कहते हैं कि मोनोवेलेंट,
जैसे सोडियम जो है बेचारा ये है Na+ है। एल्यूमिनियम जैसे कैल्शियम की बात करें ये 2+ है। एल्यूमिनियम की बात करें तो 3+ है। अब आप किसी चीज को एक तो एक हाथ से पकड़ो तो लूज पकड़ पाओगे, दोनों से पकड़ो स्ट्रॉन्ग पकड़ोगे, आपके 4 हाथ होते उनसे पकड़ोगे तो और ज्यादा स्ट्रांगली पकड़ पाओगे। इसका मतलब क्या हुआ कि जिसके ऊपर चार्ज जितना ज्यादा बढ़ता जाएगा वो उतना ही ज्यादा स्ट्रांगली किसी चीज के साथ बाइंड हो पाएगा, उसके ऊपर एडजॉर्ब हो पाएगा। ये एकदम सिंपल सा कंसेप्ट है। इसका मतलब हम क्या कहेंगे, जिसके ऊपर एक चार्ज है उसको बोलेंगे मोनोवेलेंट, जिसके ऊपर दो है उसको बोलेंगे डाईवेलेंट, और दो से भी ज्यादा है उसको बोलेंगे हम पॉलीवेलेंट कैटाइंस। इसका मतलब हम सिंपल शब्दों में ये कह देंगे कि भैया जो पॉलीवेलेंट कैटाइन है, कौन से कैटाइन की बात करते हैं, पॉलीवेलेंट कैटाइंस एडजॉर्ब स्ट्रांगली, पॉलीवेलेंट कैटाइंस एडजॉर्ब स्ट्रांगली as compared to monovalent। देखो एक तो टाइप की भी चर्चा कर सकते हैं और एक नेचर की भी चर्चा कर सकते हैं। इनका नेचर भी अलग अलग होता है, तो आप चाहो तो लिख सकते हो टाइप ऑफ आइन, और एक एंड लगा के ये भी कह सकते हो टाइप एंड नेचर ऑफ आइन। यानी कई बार क्या होता है नेचर के ऊपर भी डिपेंड करता है। नेचर भी मैं समझा दूंगा इसका क्या मतलब है, नेचर ऑफ आइन यानी ये दोनों चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। किसी भी आइन का जो एडजॉर्प्शन स्ट्रेंथ होती है वो उसके टाइप के ऊपर डिपेंड करता है कि भैया वो पॉलीवेलेंट है या मोनोवेलेंट है। और नेचर का क्या मतलब है वो भी समझा देता हूं मैं आप लोगों को, ठीक है। अब एग्जाम में सवाल क्या पूछता है, एग्जाम में सवाल आपको पूछता है एडजॉर्प्शन सीक्वेंस कि कौन सबसे स्ट्रांगली चिपकता है, कौन सबसे लूजली चिपकता है। तो आप एक चीज और याद रख लेना, एडजॉर्प्शन एडजॉर्प्शन स्ट्रेंथ ऑफ कैटाइंस इन सॉइल। अब एडजॉर्प्शन स्ट्रेंथ की बात करें तो एल्यूमिनियम की स्ट्रेंथ सबसे हाईएस्ट होती है। सबसे हाईएस्ट एडजॉर्प्शन स्ट्रेंथ किसकी होती है, याद रखना वो होती है एल्यूमिनियम की। उसके बाद कौन आता है, बोले सर उसके बाद कैल्शियम, और याद रखना कैल्शियम के ही इक्वल टू होता है हाइड्रोजन। फिर कौन आता है, मैंने कल भी कहा था देखो मैग्नीशियम पर 2+ है, इसका मतलब मैग्नीशियम आ गया। फिर कौन आ जाएगा, बोले सर पोटेशियम आ जाएगा। और सबसे लास्ट में कौन आता है, सबसे लास्ट में आ जाता है सोडियम। तो आपको इन दोनों का ध्यान रखना है कि सबसे हाईएस्ट एडजॉर्प्शन स्ट्रेंथ किसकी होती है, बोले सर एल्यूमिनियम की, और सबसे लोवेस्ट किसकी होती है, सोडियम की। और कैल्शियम और हाइड्रोजन इन दोनों की क्या होती है, इक्वल टू। देखो 3 2 2 1 यानी सबसे लास्ट में कौन चला गया, एक। लेकिन ये हाइड्रोजन क्या है, एक अपवाद है, इस वजह से इसको भी एग्जाम में बार बार घुमा फिरा के पूछा जाता है, जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन की जो एडजॉर्प्शन स्ट्रेंथ होती है वो ऑलमोस्ट टू कैल्शियम के इक्वल टू होती है। ये यूं कहें कुछ केसेज में कैल्शियम से भी ज्यादा रहती है। तो इसका मतलब हम डायरेक्टली कह देंगे कि इस सीक्वेंस का ध्यान रखना, ये एआरओ में ऐसा का ऐसा पूछा हुआ है। मैं फिर क्लियर कर देता हूं, एआरओ डबल एआरओ के जो बेचेज है उनमें मैं एकदम क्लियर समझा दूं कि ये सवाल ऐसा का ऐसा पूछा जाता है कि डायरेक्टली कह दिया जाता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ एडजॉर्प्शन, यानी जो एडजॉर्प्शन ऑफ कैटाइंस होते हैं उनका जो बढ़ते हुए क्रम में या घटते हुए दोनों पूछ सकता है। जब घटते हुए में पूछेगा तो आपका सिंबल चेंज हो जाएगा, बढ़ते घटते तो समझते हो ना आप लोग, तो उसमें आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। बस ध्यान रखना है ये सबसे हाईएस्ट है और ये वाला सबसे क्या है, लोवेस्ट है, बस ये बात ध्यान रखनी है। तो ये तो हमने बात कर ली टाइप की, और टाइप हमने कहां से निकाला, बोले सर पॉलीवेलेंट से हम चीज को समझ जाएंगे। लेकिन सर आप नेचर के बारे में भी कुछ कह रहे थे, नेचर से क्या मतलब है। तो नेचर से ये मतलब है कि देखो यहां पर हाइड्रोजन मोनोवेलेंट है, लेकिन फिर भी कैल्शियम मैग्नीशियम से ज्यादा इसकी एडजॉर्प्शन कैपेसिटी है। तो इस तरीके से भी चीजें होती है कि जैसे हाइड्रोजन जो है वो मोनोवेलेंट होकर भी पॉलीवेलेंट की तरह रिएक्ट करता है, ये उसका नेचर है। तो नेचर वाली बात पे आप लिख सकते हो कि हाइड्रोजन आयंस या हाइड्रोजन कैटाइन react like polyvalent cations, so it's having high adsorption
हाई एडजॉर्प्शन स्ट्रेंथ एज कंपेयर टू कैल्शियम 2+। ये बात एग्जाम में पूछी हुई है, ये भी एक विशेष नोट डाल के इस दोनों बातों को लिख लेना। ये दोनों मैंने आपको समझा दी है, एक्चुअल चीज क्या होती है, सेकेंडरी चीज क्या होती है, दोनों समझा दिए। एग्जाम में जो सवाल आते हैं वो कुछ इसी तरीके से पूछे जाते हैं, जो मैंने एकदम क्लियरली आपको इजी वे में समझा दिया है। पहली चीज क्लियर है। अब देखो, कोई भी चीज या यूं कहें इस केटाइन का इसकी सरफेस पे एडजॉर्प्शन हुआ तो नो डाउट इस केटाइन का उसमें रोल तो रहेगा, कोई डाउट नहीं है। लेकिन मान लीजिए इसके ऊपर प्लस प्लस चार्ज है और ये जो कोलॉइड था इसके ऊपर गलती से मान लीजिए नेगेटिव चार्ज होता, और मैं आपसे पूछूं कि क्या इस पे कैल्शियम का एडजॉर्प्शन होगा, तो आप बिल्कुल कहोगे, बेझिझक कहोगे कि सर बिल्कुल होगा, क्योंकि एक तरफ नेगेटिव है दूसरी तरफ पॉजिटिव है, और अपोजिट चार्ज होने पर सर एडजॉर्प्शन होगा, इसमें कोई डाउट आप लोगों को नहीं होगा। ठीक है भाई साहब, मैं समझ गया। लेकिन अब मैं कहूं कि अगर मान लीजिए इस कोलॉइड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता, तब क्या कैल्शियम का एडजॉर्प्शन हो पाता क्या? तब आप कहोगे सर बिल्कुल नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि सेम चार्ज हो गया, और सेम चार्ज होने पर एक दूसरे का रिपल्सन करते हैं। यानी अगर कोई कोलॉइड ऐसा है कि उस पर पॉजिटिव चार्ज है, तब नेगेटिव आयंस का एडजॉर्प्शन ज्यादा होगा। यानी ऐसे केस में पता चला कि जैसे मान लो यहां पर H2PO4 और इन दोनों में कंपटीशन हो रहा था, कैल्शियम और फॉस्फेट में कंपटीशन हो रहा था, ये कह रहा था मैं चिपकू, ये कह रहा था मैं चिपकू, और इनमें से बाजी कौन जीतेगा? बोले सर यहां पर तो एनाइन जीतेगा। कौन जीतेगा? एनाइन का एडजॉर्प्शन हो जाएगा, कैल्शियम का नहीं हो पाएगा। इसका मतलब कोलोइड का जो टाइप होता है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि जो एडजॉर्प्शन होगा वो किसका होगा। यानी सेकेंडरी चीज जो है, मैंने कहा था दो चीजों पे डिपेंड करता है, किस पे? कोलाइड और आयन दोनों पे करता है। आयन का मैंने समझा दिया है। अब हम चलते हैं किसकी तरफ? अब हम चलते हैं सेकंड चीज की तरफ। बोले सर टाइप ऑफ कोलोइड जो होता है वो भी डिपेंड करता है एडजॉर्प्शन, यानी कि टाइप ऑफ कोलोइड इसके ऊपर भी डिपेंड करता है एडजॉर्प्शन। बोले सर इसको समझाने के लिए कैसे समझाओगे? तो देखो दो टाइप के एग्जांपल दे देता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल एक तो मैं दे देता हूं आपको केओलिनाइट का एग्जांपल। किसका एग्जांपल दे देता हूं? केओलिनाइट मिनरल का। और दूसरा मैं किसका दे देता हूं? दूसरा दे देता हूं मैं आपको मॉन्ट मोरिलोनाइट का। मॉन्ट मोरिलोनाइट, यहां दो मिनरल्स आपके सामने लिखे हुए हैं। याद रखना ये दोनों के दोनों ही क्या है? बोले सर दोनों के दोनों ही है क्ले के टाइप। किसके टाइप है? क्ले के टाइप है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। बोले सर क्ले की साइज क्या होती है? जब क्ले की हम साइज करते हैं तो 0.002 mm होती है। और याद रखना ये एक कोलोइड है, यानी जब सॉइल कोलोइड्स की हम बात करते हैं तो आप इजीली इसको समझ लेना कि जो ये क्ले आपकी है ये क्या होती है? यही है सॉइल कोलोइड। यानी इंपॉर्टेंट चीज अगर हम देखें तो ये आपके सॉइल कोलोइड का एग्जाम्पल है, ये बात अपने माइंड में बिठा लेना। और क्ले के ही टाइप है केओलिनाइट और मोंटमोरोनाइट। ये वाला कौन सा है? ये 1:1 टाइप की क्ले है। अभी कोलोइड्स के टाइप जब मैं समझाऊंगा तो इसको डिटेल से समझाऊंगा कि 1:1 का मतलब क्या है, 2:1 का क्या मतलब है। 1:1 टाइप क्ले है। ये कौन सी है? ये 1:1 टाइप क्ले है। और ये कौन सी है? ये 2:1 टाइप की क्ले है। यानी दोनों है क्ले, लेकिन दोनों का टाइप अलग अलग है। बोले सर यहां तक की बात भी समझ गए, और हमने बीएससी के ग्रेजुएशन के अंदर सबने पढ़ रखा है ये 1:1 और 2:1 का कंसेप्ट। तो लेकिन फिर भी हम आगे और समझ लेंगे, पर फिलहाल इसको जो काम की बात है उसको समझने की कोशिश करते हैं। अब मोंट मोरिलोनाइट जो होता है बेटा, इसके ऊपर क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होता है, सॉरी नेगेटिव चार्ज ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि मोंट मोरिलोनाइट में आगे चल के मैं आपको ये भी पढ़ाऊंगा कि सोर्स ऑफ चार्ज डेवलपमेंट की किसी भी कॉलोइड के ऊपर जब माइनस या प्लस चार्ज डेवलप होता है तो क्यों होता है, उसके कारण होते हैं। जो कारण होते हैं आइसोमॉर्फस सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिनमें आप लोगों को दोनों तीनों चीजें, ओपन क्रिस्टल एजेज, या फिर अपन बात करते हैं तो जो आयनिक इफेक्ट होता है, इन तीन कारणों को अपन समझेंगे डिटेल से। तो मोंट मोरिलोनाइट जो होता है इसके ऊपर क्या होता है? मोंट मोरिलोनाइट के जो मिनरल के क्रिस्टल होते हैं उस पर नेगेटिव चार्ज होता है। कौन सा चार्ज होता है? इस पे नेगेटिव चार्ज होता है। लेकिन अगर केओलिनाइट के केस की अगर अपन बात करें तो इस पे क्या होता है? कंडीशंस थोड़ी सी एसिडिक होने की वजह से यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। वैसे मैं आपको बहुत बार कहूंगा कि क्ले के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, तो आप आंख बंद करके कहोगे कि सर नेगेटिव चार्ज होता है। क्ले पर कौन सा चार्ज होता है? क्ले पर होता है नेगेटिव चार्ज। ये बात अच्छे से अपने माइंड में सेट करना
क्ले पर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज। लेकिन अगर अपन बात करें केओलिनाइट में, कुछ केसेस के अंदर केओलिनाइट में क्या होता है, कुछ पॉजिटिव चार्ज भी डेवलप हो जाता है। कारण भी समझाएंगे उसका कि पॉजिटिव चार्ज कैसे डेवलप होता है, लेकिन हो जाता है, फिलहाल इतना याद रखिए। कारण आपको मैं सोर्स ऑफ चार्ज डेवलपमेंट है वहां पढ़ाऊंगा। बोले सर इससे क्या होगा, अगर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया इसका मतलब इस पे कौन सा H2PO4 फॉस्फेट आयन का एड्जॉर्प्शन ज्यादा होगा। बिल्कुल क्लियरली समझ में आ गई किसका एड्जॉर्प्शन ज्यादा होगा। लो भाई वापस लिख देता हूं इसको कि इस पे कौन सा चार्ज हो जाता है, हालांकि इस पे भी नेगेटिव चार्ज रहता है लेकिन इस पे पॉजिटिव चार्ज भी होता है, तो इस पे नेगेटिव आयन जो है आके चिपक जाएंगे। इसका मतलब हो गया यहाँ पर जो आपके फॉस्फेट आयन होते हैं, कौन से आयन की बात कर रहा हूं मैं लिख ही देता हूं, आप कंफ्यूज हो जाओगे, H2PO4 माइनस या आपका जो HPO4 - 2 आयंस होते हैं, इनका एड्जॉर्प्शन क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। इसका मतलब मैं क्या क्लियरली लिख सकता हूं कि फॉस्फेट आयंस एड्जॉर्प्शन हायर एज कंपेयर टू मोंटमोरिलोनाइट। बोले सर दूसरी चीज भी समझा दो इसी कंसेप्ट के साथ, सारी चीजें समझेंगे, यहाँ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। देखो H2PO4 इसका मतलब आप ये भी कह सकते हो कि सर ये तो आप फॉस्फोरस की बात कह रहे हो, और आपको मैं क्लियर कर दूं कि जो केओलिनाइट मिनरल होता है ये कौन सी सॉइल में डोमिनेंट होता है, तो ये जो मिनरल है ध्यान रखना ये डोमिनेंट रहता है आपकी रेड सॉइल में। और यहां से भी एग्जाम में क्वेश्चन छपा हुआ कौन सी सॉइल में है, रेड सॉइल में। रेड सॉइल में कौन सा मिनरल है, केओलिनाइट है। इसका मतलब क्या हुआ, इस केओलिनाइट के ऊपर आपका जो ये फॉस्फेट आयंस होते हैं इनका एड्जॉर्प्शन इसके ऊपर हो जाएगा, यानी इसे चिपक जाएंगे। इसका मतलब आपको पूछे कि कौन सी सॉइल में फॉस्फोरस आयंस का एड्जॉर्प्शन ज्यादा होता है या फिर उनका फिक्सेशन ज्यादा होता है, तो वो कौन सी है, रेड सॉइल। और कारण कौन होता है, केओलिनाइट। कौन होता है कारण, केओलिनाइट। यानी आप ये कह सकते हो कि रेड सॉइल के अंदर आप कह सकते हो कि फॉस्फोरस फिक्सेशन क्या होता है, फॉस्फोरस फिक्सेशन होता है हाईएस्ट। ध्यान रखना क्या होता है, हाईएस्ट रहता है। हाईएस्ट रहता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। दूसरी पे आते हैं, मॉन्ट मोरेनोनाइट जो मिनरल रहता है, मैंने अभी क्लियर कर दिया इस पे कौन सा चार्ज रहेगा, इसके ऊपर हम कह रहे हैं नेगेटिव चार्ज रहेगा। कौन सा चार्ज रहेगा, नेगेटिव चार्ज बहुत ज्यादा हाई होता है। इसका मतलब एब्जॉर्प्शन किसका होगा, कैटाइंस का। पॉजिटिवली चार्ज आयंस का एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा। बोले सर यहां तक की कहानी समझ में आ गई, उससे क्या होगा, इससे होगा ये कि यहाँ माइनस ज्यादा है तो प्लस वाले आयंस आके चिपकेंगे, जैसे पोटेशियम K+ आ गया, जैसे फॉर एग्जाम्पल अमोनियम आयन आ गया, तो उनका एड्जॉर्प्शन इसमें क्या होता है, ज्यादा आता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो कैटाइंस का एड्जॉर्प्शन की बात कर लेते हैं, सीधे शब्दों में क्या कहें, कैटाइंस एड्जॉर्प्शन हायर एज कंपेयर टू केओलिनाइट। बोले ये बात तो समझ में आ गई। और यहां आपके एक शब्द लिखा है केटाइन, बोले इसका मतलब है जैसे अमोनियम पे क्या है, पॉजिटिव आयन, तो ये केटाइन हो गया। पोटेशियम पर क्या है, बोले ये भी सर क्लियर है, मतलब जिस पे प्लस है आप उसकी बात कहना चाह रहे हो, ठीक है। और ये मॉन्ट मोरोनाइट कौन सी सॉइल में रहता है, तो ये मॉन्ट मोरोनाइट जो होता है ये प्रेजेंट रहता है ब्लैक सॉइल में। इन बातों की चर्चा हमने कल की थी बेटा, और ये एग्जाम के आए हुए सवाल ही समझा रहा हूं मैं आपको, रट्टा नहीं मारने के लिए कह रहा, मैं आपको समझने के लिए कह रहा हूं। तो ये हो गया आपका ब्लैक सॉइल। कौन सी सॉइल होगी, ब्लैक सॉइल। और ब्लैक सॉइल के अंदर डोमिनेंट मिनरल कौन सा होता है, तो याद रखना इसके अंदर जो डोमिनेंट मिनरल होता है उसका नाम ये भी पूछा हुआ है, ब्लैक सॉइल में मोस्ट डोमिनेंट मिनरल कौन सा होता है, तो ध्यान रखना वो होता है आपका मोंट मोरोनाइट। कौन होता है, मोंट मोरोनाइट होता है। तो याद रखना अमोनियम एंड पोटेशियम आयन फिक्सेशन किस में होता है, अमोनियम एंड पोटेशियम आयंस फिक्सेशन या एड्जॉर्प्शन हाईएस्ट इन ब्लैक सॉइल। ये वाला कंसेप्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा एक और छोटे से कंसेप्ट की मैंने चर्चा पहले भी की थी जब मैं सॉइल फिजिक्स स्टार्ट किया था। तो सॉइल फिजिक्स में जब सॉइल सेपरेट्स आते हैं, तो सॉइल सेपरेट्स में आपको पता होता है एक फ्लो चार्ट, एक टेबल बनाई थी, तो उस टेबल में मैंने क्लियरली मेंशन कर रखा है कि जैसे जैसे किसी भी पार्टिकल की साइज रिड्यूस होती जाती है, जैसे जैसे उसका आकार छोटा होता जाता है, वैसे वैसे ही आप लोगों को ध्यान में रखना है कि जितना छोटा साइज रहेगा
उतना ही आपको अपने माइंड में सेटअप रखना है कि साइज छोटा हो रहा है तो सरफेस एरिया उतना ही बढ़ता हुआ चला जाएगा। इसको मैंने एग्जांपल देके समझाने की कोशिश भी की है कि जैसे मान लीजिए ये 1 ग्राम का एक पार्टिकल है। कितने ग्राम का पार्टिकल है? 1 ग्राम का। अब इस 1 ग्राम के पार्टिकल जो है इसका वेट कितना है? इसका वेट है 1 ग्राम, ठीक है। और इसका सरफेस एरिया, बोले सर इसके सरफेस एरिया की बात करें तो इसके चारों तरफ की जो सरफेस है, सरफेस एरिया को डेफिनेशन में क्या कहेंगे? तो याद रखना, इसको डिफाइन करते हैं तब कहते हैं एरिया विच इज असेसिबल फॉर आयंस एंड वाटर मॉलिक्यूल, यानी ऐसा एरिया जहां पर आयन और पानी पहुंच सकता है उसको हम सरफेस एरिया कह देते हैं, जनरली भाषा में बात करें तो याद रखना इसका सरफेस एरिया इसकी चारों तरफ है। अब मैंने क्या किया, इसको डिवाइड कर दिया, यानी पत्थर से मारा और मैंने इसको 2 भागों में तोड़ दिया। अब 2 भागों में तोड़ने के बाद मैंने देखा कि इसका ये वाला तो एक पार्ट हो गया और ये वाला इसका दूसरा पार्ट हो गया। 2 भाग हुए या नहीं हुए इसके? अब मैं देख पा रहा हूं कि इसके 2 पार्ट कुछ इस तरीके से डिवाइड करने पर 2 पार्ट निकल कर आ जाते हैं, लेकिन मुझे एक चीज क्लियरली दिख रही है और वो क्या है? वो ये कि इसका जो ये वाला सरफेस एरिया जो मैं व्हाइट डॉट डॉट से लिख रहा हूं ये तो पहले भी था। सर नई बात क्या है वो समझाइए। ये सरफेस एरिया तो पहले भी प्रेजेंट था, लेकिन आपको क्लियरली दिखाई दे रहा होगा कि ये वाला जो सरफेस एरिया है, ये बीच वाली जो लाइन खींची हुई है, ये पहले नहीं था, लेकिन अब ये निकलकर सामने आपके आ गया है। अब मैं आपसे पूछूं कि बताओ इन दोनों का वजन कितना है, तो आप कहोगे ये दोनों भी 1 ही ग्राम के हैं और ये भी क्या है? 1 ही ग्राम का है। लेकिन इसका सरफेस एरिया कम था और इसका सरफेस एरिया क्या हो गया? ज्यादा। यानी दोनों का अगर वेट की बात करते हैं तो ये क्लियर है कि दोनों का वेट तो सेम ही है। वेट क्या है? दोनों का सेम ही है, तो फिर चेंज क्या हुआ? लेकिन जैसे ही आपने इसकी साइज छोटी की तो इसका सरफेस एरिया क्या हो गया? इतना सारा सरफेस एरिया और निकल कर आ गया, यानी कि अगर आप 2 टुकड़े इसके और करोगे तो वेट उतना का उतना है, लेकिन सरफेस एरिया फिर से बढ़ जाएगा। तो कुल मिलाकर अगर अपन सिंपल शब्दों में समझे तो हमें एक चीज समझ में आती है कि जितना आप साइज को रिड्यूस करोगे उतना ही सरफेस एरिया इंक्रीज होता चला जाएगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि याद रखना, जब किसी भी पार्टिकल की साइज रिड्यूस होती है तो हम ये कह सकते हैं कि उसका जो सरफेस एरिया होता है, किसकी बात कर रहा हूं? सरफेस एरिया इंक्रीज होता है। ध्यान रखना, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए ये कंसेप्ट समझने में, जो पहले भी समझ रखा है लेकिन दोबारा से मैंने एक्सप्लेन कर दिया। तो इसका मतलब कोलोइड्स की जब हम साइज की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि साहब इनकी साइज तो 1 ही माइक्रोन होती है। कितनी होती है? 1 माइक्रोन। तो क्या मैं दूसरे शब्दों में ये कह सकता हूं कि इनका जो सरफेस एरिया है वो बहुत ज्यादा होने की वजह से ये अपनी सरफेस के ऊपर, जैसे मान लो ये पेन है, एक तो इस पेन को मैं यहां से थोड़ा सा पकड़ के रखता हूं तो मैं पाऊंगा कि इसको मैं पकड़ ही नहीं पाऊंगा, ये एकदम से नीचे गिर रहा है। अब एक इस पेन को मैंने इस तरह से पकड़ लिया, अब कहीं नहीं गिर रहा है। यानी कि आप जितने सरफेस एरिया से किसी चीज को पकड़ पाते हो उतना ही स्ट्रांगली पकड़ पाते हो, और कितना कम जगह से पकड़ोगे उतना ही क्या होगा? लूज होता चला जाएगा। यानी जिसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा उसके ऊपर एड्जॉर्प्शन उतना ही ज्यादा स्ट्रांगली होगा, जिसका सरफेस एरिया कम होगा उस पर एड्जॉर्प्शन उतना ही क्या होगा? कम होगा। क्लियर है मामला? तो मैं ये कह सकता हूं कि कॉलोइड्स का सरफेस एरिया क्या होता है? कॉलोइड्स हैविंग हाई सरफेस सो आयंस या सो एड्जॉर्प्शन आयंस एड्जॉर्ब स्ट्रांगली ऑन सरफेस या ऑन कोलॉइडल सरफेस। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर, एकदम सिंपल शब्दों में कहा है कि इन पे एड्जॉर्प्शन क्या होता है? स्ट्रांगली होता है। अरे बोले क्यों होता है? क्योंकि इनमें सरफेस एरिया क्या होता है? हाई सरफेस एरिया होता है। अगर ये बात आपको समझ में आ गई तो आप जिंदगी में कभी कंफ्यूज नहीं हो सकते। ठीक है बात, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। इसके बाद हम चर्चा करते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो हमने आपको थोड़ा सा पीछे की तरफ, अगर सॉरी ओके डन। तो ये चीज आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गई होगी, इसमें कोई इश्यू आप लोगों को नहीं हुआ होगा। चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं। पहली प्रॉपर्टी हो गई है खत्म। इसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी की बात करें जो कॉलोइड्स के अंदर प्रेजेंट होती है, तो उसमें हमने कहा था कल की क्लास में ब्राउनियन ब्राउनियन मूवमेंट। पहली बात कि किसने दिया ब्राउनियन मूवमेंट? देने वाला जो आदमी था उसका नाम क्या था?
ये भी हमने कहा था कि ये था सर रॉबर्ट ब्राउन। ये सवाल पूछा हुआ है, लेकिन ये इतना इजी है कि आपको कभी दिक्कत नहीं आती है। और 1827 में उन्होंने ब्राउनियन मूवमेंट को डिस्कवर किया। उनसे पूछा गया कि भाई साहब ये ब्राउनियन मूवमेंट होती क्या है, तो इन्होंने कहा कि जो कॉलोइडल पार्टिकल्स होते हैं ये रेंडमली, देखो रेंडमली का मतलब होता है कोई पैटर्न फिक्स नहीं होता। जैसे मैं ये कहूँ कि साहब ये तो इसी तरीके से घूमते रहते हैं, तो गलत बात है। ये कहना कि बिल्कुल ऐसे ही घूमते हैं, कोई जरूरी नहीं है। पता चला ये इधर गया, फिर यहाँ से यहाँ गया, यहाँ गया, फिर पता चला इधर आ गया, फिर पता चला यहाँ गया, फिर पता चला इधर गया, मतलब इसका कोई पैटर्न फिक्स नहीं होता है, ये किधर भी जा सकता है। लेकिन आप एक चीज नोट कर रहे हो, एकदम इस तरह से ये घूम रहा है, इधर से उधर, इधर से उधर, कहीं भी ये जा रहा है। क्यों जा रहा है? क्योंकि जब दो कोलोइडल पार्टिकल्स आपस में टकराते हैं, तो जब ये टकराते हैं तो ये वाला पता चला इधर चला गया, ये वाला इधर चला गया, यहाँ जाके किसी दूसरे से टकराया तो इधर आ गया, यहाँ जाके इससे टकराया इधर आ गया, यहाँ जाके टकरा के वापस इधर आ गया, और पता चला दोनों फिर से टकरा गए। यानी कि कोलोजन ऑफ कोलोइडल पार्टिकल्स की वजह से ये कंटिन्यूअसली मोशन में रहते हैं, मोशन यानी गति करते रहते हैं। इसका मतलब ये गति कुछ फिक्स नहीं है। तो या तो आप इसको कह दो कि ये जिगजैग, जिगजैग यानी कि जिगजैग का मतलब होता है इस तरह से टेढ़ी मेढ़ी गति करते हैं, या तो ये कह दो, या कह दे, या आप दूसरे शब्दों में इसको क्या कह सकते हैं, दूसरे शब्दों में हम इसी को कह सकते हैं रैंडम मोशन ऑफ कोलोइडल पार्टिकल। और एग्जाम में दोनों ही चीजें पूछी हुई है कि रैंडम मोशन ऑफ पार्टिकल जो है उसको हम क्या कहते हैं, बोलते हैं इसको ब्राउनियन गति कहते हैं। और एक बार पूछा हुआ है कि जिगजैग पैटर्न यानी इसको टेढ़ी मेढ़ी गति, हिंदी में बोलते हैं टेढ़ी मेढ़ी गति का मतलब क्या होता है। तो देखो इसको आप या तो कह सकते हो रैंडम मोशन, या इसी रैंडम मोशन की जगह क्या यूज कर सकते हो, जिगजैग मूवमेंट ऑफ colloids due to collision of colloids is called Brownian movement। प्री पीजी अगर हम जनरली बात करते हैं तो आपके प्री पीजी एओडब्ल्यू में यही पूछते हैं कि जिगजैग मूवमेंट को क्या कहते हैं, क्योंकि उनका लेवल इतना ही रहता है, कोई इश्यू नहीं है। सिंपल यही सवाल आता है कि भाई साहब जिगजैग मूवमेंट कहते ही किसको है, और यही मामला हो जाता है खत्म। लेकिन अगर आप और भी अच्छे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो हो सकता है आप जेआरएफ की प्रिपरेशन कर रहे हो या आप एआरओ कर रहे हो, तो वहां ये पूछा जाता है कि मान लो कोलोइडल पार्टिकल्स का साइज और छोटा हो जाए। पहले बड़ा पार्टिकल था, ये इतना बड़ा पार्टिकल था, अब मान लो इनकी साइज ही छोटी छोटी है, तो बताओ ये जो ब्राउनियन गति है ये धीमे धीमे होगी, तेज तेज होगी? सिंपल सा सवाल है। तो याद रखना जितना पार्टिकल छोटा होता जाएगा ये गति उतनी ही बढ़ती हुई चली जाएगी। यानी कि अगर मान लीजिए साइज ऑफ कोलोइड रिड्यूस होती है, साइज ऑफ कोलोइड अगर मान लीजिए घटती है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में याद रखना ब्राउनियन जो मूवमेंट होता है, ब्राउनियन जो मूवमेंट होता है ये बढ़ जाएगा। ये सवाल इस तरह से कंसेप्ट वाला पूछा जाता है, ब्राउनियन मूवमेंट इंक्रीज होगा। यानी अगर कोलोइड्स की साइज रिड्यूस होती है तो ब्राउनियन मूवमेंट पर इसका क्या इन्फ्लुएंस आता है? बोले सर ये बढ़ जाता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगर इसको आप सिंपल वे में समझना चाहते हो तो जैसे बचपन में आप छोटे बच्चे थे तो घर पे जो किसान टॉर्च होती थी ना, नील गाय, गाय वगैरह आपके खेत में घुस जाए तो उनको भगाने के लिए, तो जब आप छोटे बच्चे थे तो टॉर्च को जलाते, तो ऐसे हैं जनरली आप क्या करते थे, उस टॉर्च को ऐसे लेकर यूं जलाते थे, यूं जलाते, तो उसकी जो लाइट ऊपर जाती थी उसमें आपने देखा होगा कि एकदम से आपको छोटे छोटे मिट्टी के पार्टिकल यूं इधर उधर तैरते हुए या इधर उधर दौड़ते हुए दिखाई देते होंगे, वो कोलोइडल पार्टिकल है। और उनकी जो इस तरह से लगातार टेढ़ी मेढ़ी गति रहती है उसको बोलते हैं ब्राउनियन मूवमेंट। उसको क्या बोलते हैं? ब्राउनियन मूवमेंट हम लोग कहते हैं। क्लियर है मामला? इसके बाद आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं, तो अगला तो थर्ड नंबर की प्रॉपर्टी आ जाती है, वो प्रॉपर्टी आ जाती है चार्ज। याद रखना कोलोइडल पार्टिकल्स के ऊपर नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों चार्ज होते हैं। सिंपल सवाल, ज्यादातर मैंने देखा है कि लोग क्या करते हैं कि नेगेटिव होता है भाई साहब, बात खत्म। लेकिन मैं एक चीज क्लियर कर दूं, पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव डोमिनेंट है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि नेगेटिव ही नेगेटिव होता है। तो आप लोग उसको काउंट ही नहीं करते कि पॉजिटिव को ऐसे कम होता है तो भाई ठीक है छोड़ो यार, जो मेन है उसको पकड़ो। लेकिन एक्चुअल में ये है कि नेगेटिव एंड पॉजिटिव बोथ टाइप के जो चार्जेस होते हैं वो कोलोइड्स पे प्रेजेंट रहते हैं। यानी हम कह सकते हैं नेगेटिव एंड
पॉजिटिव चार्ज, यानी दोनों प्रेजेंट होते हैं। लेकिन एक विशेष बात जिसको नोट डाल के लिख लो, आपको ये तो पता चल गया कि पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं, लेकिन सॉइल के अंदर जो कॉलोइड होता है वो होता है क्ले, और क्ले पर कौन सा चार्ज होता है, बोले सर उस पर तो नेगेटिव होता है। इसका मतलब सॉइल कॉलोइड्स पर कौन सा होता है, सॉइल कॉलोइड्स कैरी नेगेटिव चार्ज। सॉइल कॉलोइड्स जो होते हैं इन पर कौन सा चार्ज होता है, या नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट ऑन, नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट ऑन सॉइल कॉलोइड्स। और याद रखना कई बार सॉइल कॉलोइड की जगह लिख देते हैं क्ले कॉलोइड, यानी अगर क्ले कॉलोइड लिखे तब भी कंफ्यूज नहीं होना है, इसके ऊपर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। हालांकि क्ले ही नहीं होता है, जो कॉलोइड होता है सॉइल में वो तो ह्यूमस भी एक कॉलोइड है, तो ह्यूमस के ऊपर भी नेगेटिव होता है, क्ले पर भी होता है, आयरन एल्यूमिनियम ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड होते हैं उन पर भी नेगेटिव होता है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद अगली जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी आ जाती है वो आ जाती है डिफ्यूजन। बोले सर ये डिफ्यूजन क्या होता है, पहले तो ये समझा दो, तो डिफ्यूजन क्या होता है ये समझने की कोशिश करो। डिफ्यूजन का एकदम आसान सा एग्जांपल देता हूं। जैसे मान लीजिए आपके पास एक परफ्यूम की बोतल है या बॉडी स्प्रे है, आप उस परफ्यूम की बोतल को अपने ऊपर उड़ेल कर अपने क्लासरूम में एंटर होते हो। आप जैसे ही अपनी सीट पे बैठते हो, थोड़े समय के बाद पूरी क्लास में उसकी जो स्मेल या इसकी जो खुशबू होती है, फ्रेग्रेंस होती है, वो फैल जाती है। तो आपने कभी सोचा कि ऐसा क्यों हुआ, लगा कि आप आए हो तो भैया उस कोने में बैठे हुए बच्चे को उसकी फ्रेग्रेंस कैसे पहुंच गई। इसका मतलब आपने अपने ऊपर सेंट लगाया नहीं है, आपने उसकी बोतल उड़ेल ली है अपने ऊपर, और आपके शर्ट के ऊपर उसका कंसंट्रेशन हाई है। कंसंट्रेशन का मतलब उसकी क्वांटिटी ज्यादा है, उसके जो मॉलिक्यूल्स है वो हाई है। यानी दो चीज है कि आपकी शर्ट के ऊपर उसका जो कंसंट्रेशन है वो क्या है, हाई है, और दूर जो बच्चा बैठा हुआ है वहां उसका कंसंट्रेशन लो है। तो होता क्या है कि बॉडी स्प्रे के जो पार्टिकल्स या यूं कहें मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो फ्रेग्रेंस के मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये मूवमेंट करते हुए जाते हैं। कहां से मूवमेंट करते हैं, बोले अपने हाई कंसंट्रेशन से कहां जाते हैं, लो कंसंट्रेशन की ओर मूवमेंट करते हुए जाते हैं। और ये मूवमेंट करने वाली जो प्रोसेस होती है इसको बोलते हैं डिफ्यूजन। हालांकि डिफ्यूजन आपको याद हो तो मैंने सॉइल एयर में भी पढ़ाया था, अगर आपने थोड़ा भी वहां ध्यान दिया होगा तो सॉइल एयर के अंदर मैंने आपको डिफ्यूजन पढ़ाया था। और वहां पे भी हमने क्या कहा था, हमने कहा था कि एक जगह मान लो ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन हाई है और दूसरी जगह मान लीजिए कंसंट्रेशन इसका लो है, किसका, ऑक्सीजन का। तो जो ऑक्सीजन गैस के जो मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन गैस के जो मॉलिक्यूल्स है वो क्या करेंगे, अपने हाई कंसंट्रेशन से मूवमेंट करके अपने जो लो कंसंट्रेशन है वहां पर पहुंच जाएंगे। और कब तक ये चलते रहेंगे, जब तक कि भैया इक्विलिब्रियम नहीं हो जाए, दोनों जगह क्वांटिटी क्या नहीं हो जाए, सेम नहीं हो जाए, तब तक ये प्रोसेस चलती रहेगी। लेकिन सॉइल एयर में हमने एक चीज और पढ़ी थी कि वहां जो गैसेज का डिफ्यूजन होता है, वो डिफ्यूजन होने का कारण होता है जो गैस का पार्शियल प्रेशर होता है। पार्शियल प्रेशर ग्रेडियंट का मतलब है कि जैसे मान लीजिए एक जगह प्रेशर ज्यादा है और दूसरी जगह प्रेशर ज्यादा है, तो उससे डिफ्यूजन को कोई मतलब नहीं है। डिफ्यूजन कब होगा, डिफ्यूजन तब होगा जब ऑक्सीजन का यहाँ पार्शियल प्रेशर ग्रेडियंट या इसका जो कंसंट्रेशन अलग है और यहाँ पर इसका कंसंट्रेशन अलग है, अगर दो जगह इसके कंसंट्रेशन में डिफरेंस हुआ तो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जिस गैस के कंसंट्रेशन में अलग डिफरेंस है, उस गैस के मॉलिक्यूल्स मूवमेंट करते हुए उस जगह पर चले जाएंगे। लेकिन दूसरी प्रोसेस मास फ्लो थी, जहां मैंने आपको समझाया था कि मास फ्लो में एंटायर जो एयर मास है वो मूवमेंट करके जाएगा। जैसे यहां से क्या हुआ कि CO2 का या मीथेन, जितनी भी गैसें यहां पर उपस्थित है, सारी मूवमेंट करके यहां आ गई। क्यों आई, क्योंकि या तो आपने यहां पानी दे दिया, इरिगेशन दे दिया, या कोई प्रेशर लगता है कि प्रेशर से ये गैसें दबने की वजह से इधर की तरफ खिसक गई है। क्लियर है मामला। तो वो दो चीजें मैंने आपको पढ़ाई थी, वही डिफ्यूजन है, सेम, कहीं भी पढ़ो डिफ्यूजन का मतलब तो वही होता है, बस उनको अलग अलग रेफरेंस में हम स्टडी करते हैं। फिलहाल हम रेफरेंस में किसमें पढ़ रहे हैं, फिलहाल हम पढ़ रहे हैं कि भैया क्या कोलोइड्स का डिफ्यूजन होता है क्या। बोले कैसे, बोले यदि मान लीजिए ये एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, ये क्या है, ये आपकी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। बोले ठीक है, और पता चला कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के इस तरफ जो कोलोइड है, कोलोइडल जो पार्टिकल है, उन कोलोइडल पार्टिकल्स का जो कंसंट्रेशन है वो हाई है, और यहाँ क्या है, कंसंट्रेशन लो है। तो बोले सर इसमें क्या दिक्कत हुई, अगर इस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से ये सारे के सारे जो कोलोइड्स है
वो मूवमेंट करते हुए पार करके दूसरी तरफ चले जाते हैं, तो ये अपने हाई कंसंट्रेशन से कहां चले गए, लो कंसंट्रेशन। इसका मतलब क्या हो गया, डिफ्यूजन हो गया। तो अगर मान लीजिए कोई आप जिसको कोलॉइड मान रहे हो और गलती से उसका डिफ्यूजन होकर वो इधर की तरफ पहुंच गया है, तो अब हम उसको कोलॉइड कहेंगे ही नहीं। क्या नहीं कहेंगे उसको, कोलॉइड। तो बोले सर क्या बोलेंगे, उसको बोल देते हैं क्रिस्टेलॉइड। क्या बोलते हैं उसको, बोल देते हैं क्रिस्टेलॉइड। क्या बोलते हैं उसको, क्रिस्टेलॉइड बोलते हैं। यानी दो टर्म्स हो गई है भैया, एक है क्रिस्टेलॉइड, दूसरा है कोलॉइड। कोलॉइड का मतलब भैया ये यहां से उधर की तरफ नहीं जाएगा, बस यहां से घूमकर बाहर ही रह जाएगा, लेकिन यहां कोई सब्सटेंस है। और अगर मान लीजिए वो कोलॉइड की जितनी ही आकृति का, यानी यूं कहें इसका डायमीटर कोलॉइड का जैसा है और उसमें कोलॉइडल प्रॉपर्टी भी है, लेकिन अगर वो डिफ्यूज होकर इस दिशा में आ गया तो उसको हम कोलॉइड नहीं कहेंगे, उसको बोल देंगे क्रिस्टेलॉइड। क्या बोल देंगे उसको, क्रिस्टेलॉइड। इसका मतलब सिंपल शब्दों में हम क्या कहें, बोले सर कोलॉइड्स का डिफ्यूजन नहीं होता। इतनी सी बात ही तो समझानी थी आपको, बिल्कुल इतनी ही बात समझानी थी, लेकिन आपकी खोपड़ी में ये बात बैठे इसके लिए मैंने इतनी देर माथा बच्ची की है। चलो देखो ध्यान देना, यानी डिफ्यूजन की अगर अपन बात करते हैं तो कोलॉइड्स में क्या नहीं होता है, डिफ्यूजन नहीं होता है। तो कोलॉइड्स कैन नॉट डिफ्यूज थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। क्लियर है। और अगर मान लीजिए डिफ्यूजन हो गया तो नोट लगा के लिख लेना, अगर मान लीजिए डिफ्यूजन हो गया, डिफ्यूजन होके दूसरी तरफ जा रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्रिस्टेलॉइड। अगर पार्टिकल्स का डिफ्यूजन हो गया है देन हम उसको बोल देंगे क्रिस्टेलॉइड। क्लियर है मामला, यहां तक कोई इश्यू नहीं होगा। तो चार्ज कौन सा होता है, डिफ्यूजन होता है नहीं होता है, होता है तो क्या कहेंगे, नहीं होता है तो क्या कहेंगे, ये सारी चीजें आपके सामने हैं। अब एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी की हम चर्चा कर लेते हैं। एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो भी नंबर है वट एवर, आई थिंक 5, नंबर 5, प्रॉपर्टी नंबर 5, ये आपका आ जाता है टिंडल प्रभाव, जिसको बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। बोले सर ये किसने दिया था, टिंडल जो इफेक्ट है उसको डिस्कवर किसने किया था, तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था टिंडल, और याद रखना इन्हीं के नाम पर इस इफेक्ट को कहा गया था टिंडल इफेक्ट। बोले और विशेष बात क्या है इसकी, तो टिंडल इफेक्ट जो है इसकी और जो विशेष बात है उसमें मैं एक एग्जांपल देके समझाता हूं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये कोई भी लाइट का बीम सोर्स है, जिसको मैं किसान टॉर्च नाम दे देता हूँ। ये क्या है आपकी, ये किसान टॉर्च है, ये इसका बटन है। और इसके सामने की तरफ मान लेते हैं ये कोई भी मैं सॉल्यूशन रख देता हूं, और इस सॉल्यूशन को हम बात करें तो ये कोलोइडल सॉल्यूशन है। ये क्या है, ये आपका कोलोइडल सॉल्यूशन है। ये जो सॉल्यूशन आपको दिख रहा है ये कोलोइडल सॉल्यूशन है, ठीक है। अब मैंने क्या किया कि इस कोलोइडल सॉल्यूशन जो ये किसान टॉर्च है, इससे मैंने लाइट जो है या लाइट बीम मैंने टॉर्च जलाई, तो इसमें से लाइट बीम निकलती है, प्रकाश की किरण यहाँ से निकलती है, लाइट बीम निकलती है। और जब ये लाइट बीम इस कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर से पास होती है, निकल कर जाती है, तो ये जाती हुई इसका जो रास्ता है वो पूरा का पूरा आपको एकदम मस्त जगमगाता हुआ दिखाई देगा। बोले सर इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जब आप कोई भी लाइट बीम को एक कोलोइडल सॉल्यूशन के अंदर से पास करते हो, तो उसका जो भी पाथ है, जो भी उसका रास्ता है, वो आपको एकदम ब्लू लाइट से एल्यूमिनेट होता हुआ, प्रकाशित होता हुआ दिखाई देगा। बोले ठीक साहब, ठीक है। आप प्योर वाटर लीजिए, शुद्ध पानी लीजिए, और इस शुद्ध पानी के अंदर आप क्या कर दो, या तो नमक डाल दो या फिर इसमें शुगर, चीनी घोल दीजिए। क्या घोल दीजिए, चीनी घोल दीजिए। बोले सर उसके बाद, फिर उसके बाद में यही लाइट बीम यानी प्रकाश की किरण इसके अंदर से भी आप गुजारिए, और आप पाओगे कि अब आपको कुछ नहीं दिखाई देगा। यानी कि जब ये पानी के अंदर से लाइट जाएगी तो आपको जाती हुई बिल्कुल दिखाई नहीं देगी। दूसरा एग्जाम्पल और देता हूं, अगर इससे नहीं समझ में आया तो। जैसे शादी ब्याह का अभी सीजन चल रहा है, शादियां बहुत है, और मेरे हिसाब से आप जम के जिम रहे होंगे सारे के सारे। तो आपने एक चीज नोटिस की होगी कि शादी ब्याह में लाइटिंग आजकल बहुत ज्यादा की जाती है, और आपने देखा होगा कि आसमान में अलग अलग रंग की लाइटें आपने एकदम गोल गोल घूमते हुए देखी होगी।
या फिर आप अपने घर पे जो किसान टॉर्च लगा जलाते हो उसको जलाकर रख दीजिए और थोड़ा सा साइड में आके देखोगे तो आपको उस किसान टॉर्च से निकलती हुई लाइट एकदम दूर तक जाती हुई दिखाई देगी। ये आपने नोटिस किया होगा। कभी आपने सोचा कि ऐसा क्यों है कि उस किसान टॉर्च से निकली हुई लाइट आपको दूर तक एकदम बढ़िया जाती हुई दिखती है? या फिर जो लाइटिंग आपने शादी ब्याह में करते हैं उसकी एकदम से जो लाइट बीम है ऊपर आपको एक फिक्स ऊंचाई तक जाती हुई दिखेगी, कुछ हाइट के ऊपर जाने के बाद वो हालांकि आपको दिखना क्या हो जाएगी, बंद हो जाती है। क्लियर है मामला? बोले सर इससे क्या समझाना चाहते हो? इससे मैं समझाना चाहता हूं कि जैसे मान लो इसके अंदर बहुत सारे कोलोइडल पार्टिकल्स है, यानी कोलोइडल सॉल्यूशन है, तो उसमें क्या प्रेजेंट होंगे, कोलोइडल पार्टिकल्स। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पर ये यहां मान लेते हैं एक कोलोइडल पार्टिकल है। अब क्या होगा, अब होगा ये कि जब मैं यहां से एक लाइट बीम को पास करते हुए जाता हूं तो ये क्या करेगी, उस कोलाइड से जाके टकराएगी। क्या होगी, इस कोलाइड से जाकर ये टकराती है। जब ये इस लाइट से जाकर, एक मिनट, सर क्लास में हूं मैं। हाँ जी देखिए, तो यहाँ आपका एक कोलोइडल पार्टिकल है। बोले सर अब क्या हुआ, जब ये लाइट इसे जाकर टकराती है, जैसे ही इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होगा तो या तो क्या होगा कि ये लाइट हो सकता है कि इससे टकराने के बाद वापस से बैक आ जाए, जिधर गई उधर की उधर वापस आ जाए। जैसे फॉर एग्जांपल आप एक मिरर सामने रखते हो, उस पर लाइट डालते हो तो आपकी आंखों में वापस चमक के रिफ्लेक्ट होकर उसका जो फ्लैश है वो वापस से आता है कि नहीं आता है। इसका मतलब अगर ये टकराने के बाद वापस से उसी दिशा में लौट गए तो उसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन, परावर्तन करके हिंदी में बोलते हैं। क्लियर है मामला? बोले सर और क्या हो सकता है? और हो सकता है कि जो लाइट यहां से गई थी, जैसे मान लीजिए लाइट की बीम आई और यहां आने के बाद पता चला कि इस कोलाइडल पार्टिकल ने उसका कर लिया एब्जॉर्प्शन। क्या कर लिया, उसका एब्जॉर्प्शन, यानी अपने अंदर उसको खत्म कर दिया, समा लिया, ना उसको इधर उधर भेजा ना उसका रिफ्लेक्शन किया, खुद के अंदर ही कर लिया, इसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। बोले सर ये बात भी समझ में आ गई, और क्या हो सकता है? और ये हो सकता है, यहां पर ये चीज पॉसिबल है कि पता चला कि ये कोलोइडल जो पार्टिकल है इसने क्या किया, जैसे ही ये लाइट यहां से आ रही थी तो इसको टकराने के बाद पता चला कि इसको दूसरी किसी दिशा के अंदर भेज देता है। समझ में आ गया? यानी कि तीन केस पॉसिबल है, या तो ये जिस दिशा से आई थी उसी दिशा में वापस से भेज दे, या उसको क्या करता है दूसरी दिशा में भेज दे, या हो सकता है उसका एब्जॉर्प्शन कर ले। तीन चीजें हो गया, रिफ्लेक्शन, एब्जॉर्प्शन एंड स्कैटरिंग। तो याद रखना ये तीसरी दिशा में भेज रहा है लाइट को, इसको बोलते हैं स्कैटरिंग। इसको क्या बोलते हैं, स्कैटरिंग। यहां पर अब एब्जॉर्प्शन हो गया तो उसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन, इसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। और ये वापस से जा रही थी, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन। अब आप सारे के सारे ग्रेजुएट हो, किसी के पास एमएससी किए हुए हो, तो इतना नॉलेज तो आपको होगा कि आपको कोई भी चीज कब दिखाई देती है, जब प्रकाश या लाइट बीम उससे टकराए और उससे टकराने के बाद अगर वो परावर्तित होकर आपकी आंखों में आकर टकराती है तब आपको कोई भी चीज दिखाई देती है। फॉर एग्जाम्पल आप मुझे देख रहे हो स्क्रीन पे, इसका मतलब है कि लाइट बीम मुझसे टकरा रही है। जैसे मान लीजिए आपके सामने जितनी भी चीजें, आपका फोन है या कोई भी चीज है, तो उससे लाइट टकराने के बाद आपकी आंखों में आती है, उसी से आपको चीजें दिखाई देती है। तो अगर मान लीजिए लाइट जैसे ही आती है यहां टकराकर एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, तो लाइट अगर आपकी आंखों में नहीं जाएगी तो कुछ आपको दिखेगा क्या, नहीं दिखेगा। अगर ये उसी दिशा में पहुंच गई तो आपकी आंखों में कैसे जाएगी। लेकिन मान लीजिए आप यहां खड़े हो, लाइट बीम आती है, इससे टकराती है और आपकी तरफ आंखों में चली जाती है, इसका मतलब आपको इसका जो पूरा का पूरा रास्ता था वो एकदम से जगमगाता हुआ चमकता हुआ दिखाई देगा। इसी वजह से लाइट, जब लाइट शादियों में लाइट लगाते हैं तो वो जहां तक कोलोइडल पार्टिकल होते हैं वहां तक आपको ऊपर तक जाती हुई दिखाई देती है। सेम वही किसान टॉर्च वाला प्रिंसिपल है और यहां पर भी यही हुआ है। तो अब क्या हुआ, बोले सर जब लाइट बीम जाती है तो उसका पूरा का पूरा जो पाथ होता है, रास्ता होता है, वो हमें दिखाई दे रहा है, या फिर हम कहें आसमान आपको नीला क्यों दिखाई दे रहा है, ब्लू कलर का क्यों होता है स्काई, तो ये सारा का सारा कोलॉइड्स की वजह से होता है। और यही बात टिंडल साहब ने कही थी कि जब कोई भी लाइट बीम कोलॉइड पार्टिकल से टकराती है तो उसकी हो जाती है स्कैटरिंग, यानी वो बिखर जाती है चारों तरफ, और जैसे ही वो चारों तरफ बिखरती है चीजें आपको दिखाई देने लगती है, इसको बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो टिंडल ने सिर्फ इतनी सी बात कही थी कि व्हेन लाइट बीम, कोई भी लाइट बीम को आप किसी कोलोइडल सॉल्यूशन से पास करते हो तो उसका जो पाथ होता है वो ब्लू कलर की लाइट से एल्यूमिनेट हो जाता है, और ये एल्यूमिनेट या यूं कहें उसके जगमगाने का जो कारण होता है वो होता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। क्लियर है? और ये ये सवाल एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ है कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट या टिंडल इफेक्ट क्यों आता है, तो टिंडल इफेक्ट का कारण होता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। याद रखना,
टिंडल इफेक्ट का जो रीजन होता है वो क्या होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। क्लियर है? तो टिंडल इफेक्ट का मतलब होता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ऑफ लाइट बाय कोलाइट्स। काम की बात इतनी सी है, बाकी डिटेल में आप जितना चाहो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। जैसे शुगर का जो सॉल्यूशन है उसको ट्रू सॉल्यूशन बोलते हैं, ट्रू सॉल्यूशन अलग होता है, और आपका जो कोलोइडल सॉल्यूशन होता है वो अलग होता है। इसके लिए एक टर्म यूज करते हैं जिसको बोलते हैं हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन। कल की क्लास में हम एक और प्रॉपर्टी की चर्चा करेंगे कि जो कोलोइड्स होते हैं, याद रखना वो क्या होते हैं, वो होते हैं हेट्रोजीनियस। कैसे होते हैं? हेट्रोजीनियस होते हैं, ध्यान रखना। कोलोइडल सॉल्यूशन जो होता है वो हेट्रोजीनियस होता है। दो नाम आपने बहुत सुने होंगे, एक तो आपने सुना होगा होमोजीनियस, दूसरा आपने सुना होगा हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब क्या होता है? होमोजीनियस का मतलब होता है कि जिसमें जो विले और विलायक यानी कि सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों की एक ही कंडीशन हो, दोनों लिक्विड या ऐसा कुछ है। जैसे आपने क्या किया, जैसे वाटर लिया और उस वाटर के अंदर आपने क्या किया, जैसे मान लो HCl डाल दिया और आप देखते हो एकदम बढ़िया वाला मिक्सअप हो गया। जैसे मान लीजिए वाटर का सैंपल था, उसमें आपने HCl डाल दिया और डालने के बाद सब कुछ एकदम बराबर से रिजोल्व हो गया, दोनों की जो फेज है वो टू फेज सिस्टम नहीं बन पा रहा है। हेट्रोजीनियस का मतलब अगर मान लीजिए आपका मीडियम एक तो होता है जिसको बोलते हैं डिस्पर्स मीडियम, एक होती है डिस्पर्स फेज, तो टू फेज सिस्टम अगर नहीं बन पा रहा है तो ऐसे सॉल्यूशन को बोलते हैं ट्रू सॉल्यूशन, या उसी को बोलते हैं होमोजीनियस सॉल्यूशन। लेकिन कोलोइड जो होते हैं इसमें एक तो फेज रहती है आपकी सॉलिड जो कोलोइड रहता है, और दूसरा होता है आपका मीडियम, इसीलिए कहा जाता है हेट्रोजीनियस का मतलब होता है इट इज टू फेज सिस्टम इन विच वन इज डिस्पर्स मीडियम एंड अनदर इज डिस्पर्स फेज, जिसमें दो चीजें प्रेजेंट होती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। आज के लिए इतना काफी है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।